गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1719 तक भारत के मुगल राजनीति के पतनशील प्रवृत्तियों को या पतनशील हो रहे राजनीति को ऐतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार देखा। उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर के रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला के शासनकाल तक करीब 4-5 सुल्तान आए और चले गए। मुगल की राजनीति को, मुगल के प्रभाव को, मुगल के ओजस्विता को, सैनिक क्षमता को, सैन्य क्षमता को, प्रशासनिक कुशलता को निरंतर रखने में, सम्राट की गरिमा को या बादशाह की गरिमा को, बादशाह के प्रभाव को बनाए रखने में विफल रहे। मुगल दरबार दरबारी षड्यंत्रों से घिरा रहा। अमीर, कुलीन, उमरा का प्रभाव मुगल दरबार पर बना रहा और फर्रुखसियर के सत्तारोहण के समय से हिंदुस्तानी अमीर गुट या हिंदुस्तानी अमीर वर्ग के सैयद बंधु, जिन्हें इतिहास में किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, प्रभाव बना रहा। जिस सैयद बंधु के मदद से फर्रुखसियर ने दिल्ली की सत्ता हासिल की थी, उसी सैयद बंधुओं ने एक समय उसकी हत्या भी कर दी। उसके बाद 2 और बादशाह बनाए गए, रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला। लेकिन वो बेचारे 3 महीने तक ही अपने शारीरिक कमजोरियों के वजह से शरीर को त्याग कर दिया, काल को ग्रसित हो गए, मृत्यु को प्राप्त कर लिया। उसके बाद मुगल शासन के इतिहास में औरंगजेब के उपरांत जिसने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया, उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर बाह्य आक्रमणों या विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भी जाना जाता है। कुरतम शासक, ईरान का कुरतम शासक नादिर शाह और उसका सेनापति बाद में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण करना, कत्लेआम मचाना, लूटना, स्त्रियों का हरण करना, इसके लिए जाना जाता है। बड़ी दिनों के बाद, तैमूर लंग के बाद, इतिहास में दोबारा नादिर शाह, उसी का वंशज था, नादिर शाह ने भारत में कत्लेआम और लूट मचाई। इसका कहीं ना कहीं प्रभाव और कहीं ना कहीं इसका संदेश भारत के तत्कालीन शक्तियों के लिए चुनौती के रूप में था, चाहे अंग्रेज हों या क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्य या सामंत हों। आइए देखते हैं हम मोहम्मद शाह के समय में। मोहम्मद शाह को गद्दी नशी करने का श्रेय भी सैयद बंधुओं को ही जाता है, हुसैन अली और अब्दुल्ला अली को। दरअसल मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। रोशन अख्तर को ही मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली की सत्ता पर सैयद बंधुओं द्वारा बैठाया गया। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर किंग मेकर्स ने इन्हें मुगल सत्ता पर बैठाया है, तो इनको यानी मोहम्मद शाह को भी इन्हीं के अनुसार, इन्हीं के इच्छा के अनुसार निर्णय लेना होगा,
फैसला लेना होगा, आचरण करना होगा, अपना विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात, मोहम्मद शाह का व्यक्तित्व भी विलासी था, अय्याश किस्म का था, मुगल कुल का था, राजपाट से कोई लेना देना नहीं था, तो अय्याश किस्म का था, भले ही उस खानदान से था। जैसे राहुल गांधी, प्रमोद महाजन के लड़के राहुल महाजन, और भी कई ऐसे राजनेता हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। तो ये भी कुछ उसी प्रवृत्ति का सुल्तान था या बादशाह था, पार्ट टाइम सुल्तान। इसको राजपाट से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सैयद बंधुओं ने सिंबॉलिक रूप से, सांकेतिक रूप से मोहम्मद शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। अब ऐसे व्यक्ति को अगर सत्ता पर बैठाया जाए जो काबिल न हो, जिसमें क्षमता न हो, तो उससे कुछ विशेष अपेक्षा आप कतई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोहम्मद शाह अपने इसी स्वभाव के कारण इतिहास में रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला। लेकिन मोहम्मद शाह के दिल्ली के सत्ता पर काबिज होते हैं और सैयद बंधुओं के इसके घेरा में होने के बावजूद जो समकालीन या उस समय के और जो अमीर या उमरा वर्ग था, सैयद बंधुओं के प्रभाव से बेचैन था। उसमें से कुछ नाम को आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं तीनों अमीर वर्ग कह सकते हैं, इन्हीं तीनों अमीर वर्ग के वजह से सैयद बंधुओं की जीवन लीला और सैयद बंधुओं की इतिहास या सैयद बंधुओं का समय या दौर खत्म होने वाला है। उसमें से एक नाम मालवा का सूबेदार निजामुल मुल्क का है। निजामुल मुल्क का दूसरा नाम है राजस्थान के आमेर राजा जयसिंह का, और तीसरा एक और नाम है जो सैन्य अधिकारी है, अमीन खां। अमीन खां, ये तीनों ही सैयद बंधुओं के प्रभाव से दरबार में, मुगल दरबार में सैयद बंधुओं के प्रभाव से बेचैन थे, और इनके रहते हुए ये तीनों ही अपने इच्छा अनुकूल, अपने मनोकामना मनोवांछित राजनीतिक उपलब्धियों को या राजनीतिक फायदे को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे जो इन्हें चाहिए था, जो पद, जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान, जो स्वतंत्रता चाहिए था, सैयद बंधुओं के वजह से इन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। इसी समय आप देखेंगे निजामुल मुल्क चाहता था कि मुगल दरबार में, केंद्र के दरबार में उसका प्रभाव बढ़े। दूसरी ओर आमेर के राजा जयसिंह भी पुराने मनसबदार थे, वो भी चाहते थे कि उनका प्रभाव बढ़े। लेकिन दो हिंदुस्तानी गुट के दो मुसलमान पूरे दिल्ली की सत्ता को, मुगल सत्ता को अपने गिरफ्त में ले लिए थे। जैसे आज भी बीजेपी इसलिए बदनाम है क्योंकि ये माना जाता है कि वहाँ पे सिर्फ दो ही लोगों की चलती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। कांग्रेस इसलिए बदनाम है क्योंकि वहाँ पर भी दो ही लोगों का चलता है, एक माँ का और एक पुत्र का। वहाँ तो एक ही का चलता है, माँ का। तो जब सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, सत्ता किसी व्यक्ति विशेष में पूरी तरह से, शक्ति पूरी तरह से किसी व्यक्ति विशेष में निहित हो जाती है, केंद्रीकृत हो जाती है, तो वैसी स्थिति में उसके आसपास के जो सहयोगी हैं उनमें बेचैनी होने ही लगता है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा या सबसे अच्छी विशेषता यही है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र, एक हेल्दी डेमोक्रेसी का सबसे पहला लक्षण यही होता है कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। संविधान में ये प्रावधान
हमारे संविधान में प्रावधान ये किए गए हैं, जैसे आप देखेंगे 7वीं अनुसूची में केंद्र की अलग शक्ति है, राज्य की अलग शक्ति है, एक कंकरेंट लिस्ट बना दिया गया है। तीसरी ओर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी व्यवस्था की गई है, डीपीएसटी के माध्यम से इसका प्रोविजन किया गया था। बाद में हम लोगों ने उसे संविधान में जोड़ा भी। तो लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण या शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, और राजतंत्र में किसी व्यक्ति विशेष या राजा में ही सारी शक्तियां होती है। लेकिन जब राजा में न हो करके उसके मंत्रियों में होने लगे, उसके अमीरों में होने लगे, उसके आसपास के जो लोग हैं उनमें सत्ता अगर केंद्रीकृत हो जाए, तो उसके समकक्ष जो पदाधिकारी हैं उनमें बेचैनी तो होगा ही। तो सैयद बंधुओं का जो प्रभाव हो गया था मुगल दरबार में, इससे इस समय के 3 प्रमुख व्यक्ति में बहुत बेचैनी थी, और ये सब के सब अपनी एक राजनीतिक मर्यादा रखते थे, एक राजनीतिक शक्ति रखते थे, लेकिन इनका प्रभाव कम था। ऐसी स्थिति में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं को चुनौती देते हुए दक्षिण के छोटे छोटे 6 सूबों को मिला करके अपनी एक स्वतंत्र प्रांत का निर्माण कर लिया 1722 में हैदराबाद। 1722 में हैदराबाद नामक एक इंडिपेंडेंट स्टेट इसने निजामुल मुल्क ने बना ली। सैयद अब्दुल्ला और हुसैन अली के लिए ये एक चुनौती था। हुसैन अली को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसको लगा कि एक अमीर, एक मालवा का सूबेदार कैसे एक स्वतंत्र राज्य बना सकता है, क्योंकि वास्तविक सत्ता उसी में निहित था, सैयद बंधुओं में ही। मोहम्मद शाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखेंगे मोहम्मद शाह एक तरह से ऐश करने वाला व्यक्ति था। जैसे राहुल गांधी को चुनाव से कोई मतलब नहीं होता, उनको भेजा जाता है, सीजनल पॉलिटिशियन है, चुनाव के समय उनको भेजा जाता है कि आप जाइए भाई वहां प्रचार कराइए। उन्हीं का कार्बन आजकल आ गई है प्रियंका गांधी। तो ये लोग सीजनल है, तो इनको पॉलिटिक्स से ज्यादा कोई लगाव नहीं है। लेकिन जो प्रोफेशनल है उसको तो पड़ेगा ही, उसकी मर्यादा, उसकी शान, उसकी प्रतिष्ठा उससे जुड़ी हुई है, उसकी अंदर की महत्वाकांक्षा जुड़ी हुई है। सैयद बंधु इससे बेचैन हो गए और मोहम्मद शाह को लेकर के निजामुल मुल्क को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण की ओर कूच कर गया। और इसका फायदा उठाया गया। फायदा यह उठाया गया कि जैसे ही हुसैन अली राजधानी को छोड़ करके, दिल्ली को छोड़ करके दक्षिण की ओर कूच किया, तो मोहम्मद अमीन खां नामक व्यक्ति निजामुल मुल्क के साथ मिल करके हैदर जंग नामक एक सिपाही के द्वारा, हैदर जंग, ये नाम याद रखिएगा, पीटी में पूछा जा सकता है, विशेष करके हैदर जंग। हैदर जंग नेट के परीक्षा में, इतिहास की परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। हैदर जंग नामक सिपाही से हुसैन अली की हत्या करवा दी जाती है। हुसैन अली की हत्या होना 1700 देखेंगे आप तो 1720-21 में इसकी हत्या हो जाती है। 21 में ही इसकी हत्या हो जाती है। आप देखेंगे कि हुसैन अली की हत्या होने के उपरांत दिल्ली में बैठा हुआ अब्दुल्ला, जो हुसैन अली का बड़ा भाई है, वो बेचैन हो गया और उसको ये महसूस हुआ, ये अनुभव हुआ या ये लगा कि ये कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया है, हत्या है। इसलिए उसने दिल्ली की खाली सत्ता को देखते हुए इब्राहिम नामक व्यक्ति को दिल्ली का बादशाह घोषित कर देता है। जब ये बात दक्षिण में मोहम्मद शाह को पता चलती है तो बेचारा दौड़े दौड़े दिल्ली की ओर कूच करता है।
और दोनों में युद्ध होता है, अब्दुल्ला में और मोहम्मद शाह में, जिसमें अब्दुल्ला पराजित होता है। पराजित होने के उपरांत उसको कैद कर लिया जाता है और कैद में ही उसे विष देकर के उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये जो एक लंबा दौर था अली बंधुओं का इतिहास में, ये दौर खत्म हो गया। अली बंधुओं के समय के खत्म होने के साथ ही अब नए अमीर और उमरा दिल्ली के दरबार को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश शुरू की है। अब नए नए ग्रुप, नए नए दल का अमीर अपना प्रभाव दिल्ली के दरबार में जमाना चाहता था। जो इतिहास की परंपरा पहले से चली आ रही थी वो आगे भी निरंतर रहेगी, यानी दरबार का षड्यंत्र जारी रहेगा। तो मोहम्मद शाह के समय में ही 1721 तक अली बंधुओं का प्रभाव दिल्ली से पूरी तरह से खत्म हो गया। मोहम्मद शाह का शासनकाल लगभग 29 वर्षों का था। अगर वो चाहता तो अपने विवेक, बुद्धि, क्षमता, कुशलता से मुगल सत्ता को समृद्ध और शक्तिशाली बना सकता था, सुदृढ़ कर सकता था। लेकिन भोग विलास प्रवृत्ति के कारण वो इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। दूसरी ओर विडंबना ये रही कि मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह ने 1739 में भारत में आक्रमण कर दिया। नादिर शाह जो ईरान का शासक था, उसने 1739 में भारत पर आक्रमण कर दिया। करनाल में मुगल सेना और नादिर की सेना आपस में टकराई। मोहम्मद शाह पराजित भी हुए। उन्हें अपमानजनक संधि करना पड़ा, अपार धनराशि देनी पड़ी, महिलाओं को देना पड़ा। इसके बावजूद नादिर शाह दिल्ली में घुस करके लूटपाट भी किया, हत्या भी किया। उस समय दो कवि हुआ करते थे, मीर और सौदा। आप लोग नाम सुने होंगे, शायर थे मीर और सौदा। ये बेचारे अपने शायरी में उस तत्कालीन समय की घटनाओं का वर्णन करते हैं कि क्या हालात थी दिल्ली की। मोहम्मद शाह बेचारा पूरी तरह से लाचार था। इतना ही नहीं हुआ, मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह के साथ साथ अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण किया, जो नादिर शाह का पश्चिमी प्रांत का प्रमुख था, जो कभी सेनापति भी था और बाद में नादिर शाह के पश्चिमी क्षेत्र का प्रमुख भी था। और नादिर शाह के मृत्यु के बाद अफगानिस्तान में इसने अपनी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी और उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया। ये वही अहमद शाह है। आप देखेंगे कि 1748 से मोहम्मद शाह के मृत्यु के बाद से और उसने 1767 तक, 48 से 67 तक उसने कई बार भारत में आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद भारत को लूटा। कहा जाता है कि नादिर शाह अपने साथ मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, 70 करोड़ राशि, जितने कुलीन लोग थे, नोबल्स, अमीर उमरा, उनसे धन दौलत छीन करके ले करके वापस गया था। और जाते ही बेचारे कि वहां पे हत्या कर दी जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो ये वो दौर रहा जो पूरी तरह से उथल पुथल का दौर रहा। अगर सत्ता में बैठा सम्राट या सुल्तान या बादशाह कुशल होता तो इस स्थिति के बाद साम्राज्य का पुनर्निर्माण कर सकता था, लेकिन इसमें काबिलियत की अभाव थी। मोहम्मद शाह 1748 में मर गया। उसके बाद एक और मोहम्मद शाह के समय में एक और चीज देखने को मिला। वो ये मिला कि जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, जैसे सिख, मराठे, राजपूत, जाट, रूहेला, ये सब के सब अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। याद रखिए, मोहम्मद शाह के समय में भारत में कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का भी उदय हुआ। पहला हैदराबाद, निजामुल मुल्क के द्वारा, अवध सआदत खां के द्वारा, तीसरा बंगाल मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां ने जो मुर्शिद कुली खां के समय, हाँ मुर्शिद कुली खां का नहीं कहेंगे लेकिन बंगाल का भी उदय हुआ। तो ये 3 स्वतंत्र राज्यों का आप उदय इस समय देखेंगे। राज्यों का विखंडन शुरू हो गया। जो केंद्र के नियंत्रण में था, मुगलों के नियंत्रण में था, वो अब स्वतंत्र राज्य बनने लगे। ये सवाल यहां से पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य कब बने। हैदराबाद किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुआ, बंगाल किसके शासनकाल में, अवध किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुआ। तो जो प्रांतीय राज्य थे, मोहम्मद शाह के निर्णय या मोहम्मद शाह के नेतृत्व से मोहम्मद शाह की संप्रभुता को स्वीकार करना या अधीनस्थता का स्वीकार करना अब जरूरी नहीं समझे। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद भारत की राजनीति फिर बदली। और उसके पुत्र अहमद शाह को मुगल सत्ता पर काबिज किया गया। अब अली बंधु तो रहे नहीं। ऐसी स्थिति में मुगल दरबार की राजनीति का निर्णय कुछ लोगों के हाथ में चले आया। इसमें 4 नाम याद रखना है। पहला नाम सआदत खां, जिसने अवध की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। दूसरा नाम इसके उत्तराधिकारी सफदरजंग, तीसरा नाम हैदराबाद राज्य के जो संस्थापक था, हैदराबाद कर रहे हैं, पंजाब का सूबेदार, मुगल का पंजाब का सूबेदार मुइनुल मुल्क, पंजाब का सूबेदार मुइनुल मुल्क। और एक और नाम है इमादुल मुल्क। एक और नाम है जावेद खां दरअसल किन्नर था, हिजड़ा था, लेकिन मुगल बादशाह पर इसका प्रभाव जबरदस्त था। जो ये चाहता था वही होता था। सआदत खां, सफदरजंग, इमादुल मुल्क और मुइनुल मुल्क जैसे लोगों के होने के बावजूद भी, इतने प्रभावशाली अमीर उमरा के बावजूद भी, जावेद खां का बड़ी गजब का प्रभाव था। यह सम्राट का बड़ी विश्वसनीय था।
अहमद शाह के समय में मुगल राजनीति उस समय करवट लेती है जब सफदर जंग के द्वारा जावेद खां की हत्या करवा दी जाती है। सफदर जंग अपने प्रभाव को बनाने के लिए मुगल बादशाह पर जावेद खां की हत्या करवा देता है। उससे पूर्व आप देखेंगे तो सैयद बंधुओं की हत्या के बाद 1722 से लेकर के 1724 तक 1722 से लेकर के 1724 तक निजामुल मुल्क जो हैदराबाद राज्य का संस्थापक था, मुगल दरबार का वजीर या प्रधानमंत्री था। लेकिन जब उसने अपनी राज्य की स्थापना कर ली तो वो हैदराबाद चला गया। उसके स्थान पर सादत खां को वजीर बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसने अवध राज्य की स्थापना की थी, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। लेकिन जैसे ही सादत खां मुगल दरबार का प्रधानमंत्री बना, अवध का नवाब सफदर जंग को बनाया गया। और यही सफदर जंग सादत खां के बाद दिल्ली का वजीर बना था। और जब वजीर बना तो इसने जावेद खां की हत्या कर दी। इससे परेशान होकर के, बेचैन होकर के अहमद शाह ने इसे वापस अवध भेज दिया और उसके जगह पर इमादुल मुल्क को अपना वजीर नियुक्त किया। यह सम्राट का विश्वास पात्र भी था और विश्वास पात्र होने के कारण, जो राजनीति में जो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र होता है वो सबसे ज्यादा विश्वास भंजक भी हो जाता है। और जब वो विश्वास भंजक हो जाता है तो फिर उस राजा का, उस सुल्तान का पतन हो जाता है। इमादुल मुल्क ने भी यही किया। 1754 में अहमद शाह को गद्दी से उतार देता है और उसे कारागार में डाल दी जाती है और उसके जगह पर अजीजुद्दीन नामक शहजादे को इमादुल मुल्क अजीजुद्दीन नामक शहजादे को मुगल बादशाह बनाता है। अब ये सारे जितने भी हैं अमीर उमरा, इनको अब आप यहां से डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ के मुगल के केंद्रीय राजनीति में या मुगल दरबार में अगर कोई व्यक्ति प्रभावशाली है तो अब वो है इमादुल मुल्क। जैसे अली बंधु थे, क्योंकि इमादुल मुल्क अब दिल्ली के दरबार का प्रधानमंत्री था। जैसे हुसैन अली था, उसी तरह से अब इमादुल मुल्क मुगल दरबार का प्रधानमंत्री था। अब आगे की जो ऐतिहासिक घटनाएं होंगी या ऐतिहासिक विडंबनाएं आपको देखने को मिलेंगी, षड्यंत्र, विरोध, युद्ध, विश्वासघात, ये निरंतर रहेगी, जो इससे पहले भी था। तो इमादुल मुल्क के सत्ता में आने के साथ ही, वजीर बनने के साथ ही, अजीजुद्दीन नामक शहजादे को
जो कि जहांदार शाह का बेटा था। बहादुर शाह का बेटा जहांदार शाह और जहांदार शाह का बेटा अजीजुद्दीन था। अजीजुद्दीन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं।